मेरा आप सभी को नमस्कार। मंच पर विराजमान महानुभाव, आज ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा दिन है कि हम जो भारतवर्ष का प्रॉब्लम समझते हैं, सुनते हैं, सॉल्व करने में मदद करते हैं, ऐसे अतिथि औरंगाबाद में अपने साथ है। ये जो प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत मैं एक छोटी सी स्टोरी से करता हूं, यानी हम ये प्रश्न उत्तर को कनेक्ट हो जाए। सर, मेरे जैसा एक व्यापारी उद्योजक 25-30 साल के बाद, कोरोना के बाद सोचता है कि चलो यात्रा को निकलते हैं। तो वो मेरे जैसा उद्योजक व्यापारी यात्रा पे निकलता है, रास्ते से चलता है, उसको प्यास लगती है और प्यास लगने के बाद थोड़ी देर चलने के बाद सामने एक बूढ़ी माता जी उसको दिखती है। वो मैं बूढ़ी माता जी के पास जाता हूं और बोलता हूं, माता जी पानी मिलेगा? तो बूढ़ी माता जी बोलती है कि आप कौन हो? बूढ़ी माता जी बोलती है, आप कौन हो? तो मैं बोलता हूं, मैं यात्री हूं। तो माता जी बोलती है, यात्री हो तो यात्री तो सिर्फ दो ही है, एक सूर्य और एक चंद्र जो कंटिन्यूस चलते हैं, तो फिर आप कौन हो? तो मैं सब उलझन में पड़ता हूं और माता जी को बोलता हूं, माता जी मैं अतिथि हूं। तो माता जी बोलती है, अतिथि तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है धन और दूसरा होता है यौवन। वो कब आता है और कब चले जाता है अपने को कुछ समझता नहीं, बोलो तुम कौन हो? तो मैं माता जी के चरण स्पर्श करता हूं और मैं बोलता हूं, माता जी मैं हतबल हूं, पानी मिलेगा? तो माता जी बोलती है, अरे तुझे पानी की जरूरत नहीं है, तुझे मार्गदर्शन की जरूरत है। तो उसी लिए हम आज इधर है। कोविड का समय है, हमने बहुत चैलेंजिंग टाइम देखा है, बहुत परेशानियां झेली है। और कोविड के बाद मार्केट में मानसिकता बदली है, अपॉर्चुनिटी बदली है, चैलेंजेस बदले हैं, ये पूरा अर्थ कारण बदला है। और ये बैकग्राउंड पे हमें बहुत सारे इनपुट्स की जरूरत है। और जिन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, सॉल्व किए हैं, दुनिया देखी है, ऐसे लोग हमारे साथ हैं। मैं प्रश्न पूछूंगा, मेरी आप सबको विनंती है कि आप जिसको लगे वो जवाब के लिए आ सकते हैं, एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। और हमारा प्रथम उद्देश्य ये है, दूसरा उद्देश्य मैं बाद में बोलूंगा, कि हम कार्यक्रम में जाते हैं, भाषण सुनते हैं, लेकिन जब सवाल जवाब सुनते हैं तो हमारे पास घर लेके जाने के लिए कुछ तो भी रहता है कि जो मेरे मन में प्रॉब्लम है उसमें से आधे तो यहां पूछे गए हैं। और जब अपने सवाल का जवाब मिलता है तो क्लैरिटी बढ़ती है और हमारा अगला जो मार्गक्रमण रहता है, जो हम आगे चलते हैं, वो आसान हो जाता है। सर, मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि कोविड का पीरियड आके गया है और मैंने जैसे बोला कि मानसिकता बदली है, आर्थिक परिस्थितियां बदली है, कंपटीशन अलग से सामने आ रहा है। आपने कोविड पीरियड में क्या देखा है, उसके बाद में आप क्या देख रहे हो, और व्यापारी लोगों ने उसके लिए अब कैसा रेडी होना चाहिए कि बदलते समय को हम अच्छे से इसका स्वीकार करें और वो अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेके आगे बढ़े। ये चेंज क्या है और हमने कैसे चेंज होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने की, क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से आता हूँ। एमएसएमई में रहने के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। 2 लाख रुपयों से लेकर तो 50 करोड़ रुपयों तक का इंसेंटिव एमएसएमई के तहत मिलता है। तो आप ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का ज़रूर लाभ उठाइए, एमएसएमई में आने का ज़रूर लाभ उठाइए। इसके जो भी स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स औरंगाबाद में अगर आपको
समझ के लेने हैं। मेरे आई एम श्योर कि जो बाकी भी संगठन हैं इनके पास भी बहुत सारे डिटेल में रहेंगे, लेकिन चेंबर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर के पास भी बहुत डिटेल में ये स्कीम समझाए जाएंगे, बहुत इसमें हेल्प की जाएगी। वैसे ही अगर महाराष्ट्र लेवल पे चाहिए तो मुंबई में, जिसका मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, MACCI महाराष्ट्र चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, वहाँ पर भी ये स्कीम समझाए जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो MSME में आए हैं उसके, ये एक इम्पोर्टेंट बात। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद भी एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रही है, जो प्लेटफॉर्म टक्कर का होगा अमेज़ॉन के या फ्लिपकार्ट के या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के। उसके लिए हमको इकट्ठा भी रहना पड़ेगा, हमको एक ताकत दिखानी पड़ेगी। हमको ताकत है ना, पॉजिटिव सेंस, ताकत कोई नेगेटिव सेंस में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको ये दिखाना पड़ेगा कि उसके लिए हम सब तैयार हैं। वो प्लेटफॉर्म के लिए भी जैसा उद्यम का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वैसे उस प्लेटफॉर्म को भी हम उतना ही एक्सेप्ट करेंगे और उतना ही उसका ये करेंगे। उस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी आनी भी चालू हो जाएगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, बाय एंड ऑफ 22 वो प्लेटफॉर्म का पहला वर्जन आ जाना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी चीज़ों पर और भी काम हो रहा है, लेकिन ये बड़ी आनंद की बात है। प्रवीण जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं CIT का, सर आपसे मुलाकात, आपसे रूबरू आज पहली बार हो रहा है, लेकिन आपका नाम बहुत सुना था। तो आज वाकई में हम सबके लिए एक बड़ा दिन है। उनकी उपस्थिति का हम सब लाभ उठाएं। मैंने जैसा कहा था, मैं ज़्यादा देर तक आपके सामने रहूँगा नहीं। आपके और उनके बीच का संवाद अभी जितनी जल्दी चालू हो सकता है उतने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स हो गए। मेरे को बुलाने के लिए और इतना बड़ा सौभाग्य देने के लिए धन्यवाद। के लिए साधुवाद देता हूँ। अक्सर जैसे मुकुंद जी ने कहा कि भाषण देते हैं और चले जाते हैं, हमको भी समझ में आता कि हमने क्या कहा और लोगों ने क्या लिया, लेकिन ये पहला मौका है जब हम प्रश्नोत्तर की भूमिका में हैं। तो निश्चित रूप से जो सवाल आपने पूछा है वो अपनी जगह बहुत माकूल सवाल है। कोविड में हमने ये देखा कि बचत करना बहुत जरूरी है। अगर हम बचत नहीं करेंगे तो कोई समय जीवन में ऐसा आ सकता है कि जब हमारे सारे रास्ते बंद हो सकते हैं। हालांकि व्यापारी हमेशा पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता है, लेकिन पुरुषार्थ की भी एक सीमा होती है। हम सब लोगों ने कोविड में पुरुषार्थ किया और इस देश के 140 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाने का काम वो मेरे देश के 8 करोड़ व्यापारियों ने किया। लेकिन कोविड में काम करने का तरीका बदला। एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम। हमने देखा कोविड में कि बजाय फिजिकल मीटिंग्स के, इस प्रकार की बहुत सारी मीटिंग्स हमने कोविड के दौरान की है। हमारा चक्र नहीं रुका, आर्थिक गतिविधियां जरूर रुक गई, लेकिन हमारा परस्पर मेलजोल बढ़ गया। कोविड में एक टर्म है VC, घर का बच्चा उससे परिचित हो गया। VC का मतलब है वीडियो कॉन्फ्रेंस। और जैसे कभी कहा जाता था कि मोबाइल, ये बुजुर्ग आदमी है, इनको तो मोबाइल चलाना नहीं आता, आज VC भी हर घर के घर आंगन में पहुंच गया। 2-3 चीजें कोविड में हमको जरूर ध्यान में देनी थी कि एक तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, हमें खर्चा जो करना है वो अपनी आमदनी के अनुसार करना है। अगर हम आमदनी से बाहर खर्चा करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे किसी वक्त में, परमात्मा ना करे दोबारा आए, तो हमें मुसीबत होगी। हमारे बहुत से लोग, क्योंकि कोविड में हमारी आवक नहीं थी लेकिन जावक पूरी थी, हमने हर कर्मचारी को तनख्वाह दी, तो जो हमारे के पास कैपिटल रिजर्व था वो खत्म हो गया। तो कैपिटल रिजर्व हमें थोड़ा बहुत जरूर बना के रखना है हमारे परिवार के लिए। दूसरा जो हमें प्रेरणा मिली है और जो वास्तव में भविष्य है व्यापार में परिवर्तन का। हमें अपने व्यापार को अपग्रेड करना है, मॉडर्नाइज करना है, कंप्यूटराइज करना है। आने वाले 3-4 वर्षों में व्यापार की तस्वीर बिल्कुल बदलने वाली है। तस्वीर यहां तक बदलेगी
कि मेरा अपना मानना है कि 2 साल बाद चेकबुक नहीं रहने वाली है। ये मेरा अपना मानना है, चेकबुक रहने वाली नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि चेकबुक यदि नहीं रहेगी तो आप व्यापार कैसे करेंगे? तो व्यापार करने के लिए आपको डिजिटल पेमेंट के जितने भी ऑप्शंस हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनएफटी, आरटीजीएस, बहुत सारे जो हमारे ऐप्स हैं, पेमेंट की जो एप्लीकेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन बहुत सारे पेमेंट के एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे बैंक जिनमें हमारा खाता है उनके अपने इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ गया है। तो हमें अपने व्यापार को अपग्रेड करना है, मॉडर्नाइज करना है, कंप्यूटराइज करना है। मैं निश्चित रूप से ये बात पिछले 5-7 साल से कह रहा हूं कि ये लाला टाइप दुकानदारी अब चलने वाली नहीं है। आपको अपने व्यापार में परिवर्तन लाना होगा। कस्टमर की सोच, कस्टमर के अनुसार आपको अपने व्यापार को परिवर्तित करना होगा। बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस वो आपको अपने व्यापार में लानी होगी, क्योंकि एक कंज्यूमर के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। और एक जो बड़ा परिवर्तन हुआ वो हुआ ई कॉमर्स का। हालांकि कोविड के दौरान ई कॉमर्स फेल हो गया, लोगों को सामान हमने दिया, ई कॉमर्स ने नहीं दिया, ई कॉमर्स वाले भाग गए। लेकिन जिस प्रकार से हमारे जो कंज्यूमर है, हमें समझना पड़ेगा हमारा कंज्यूमर कौन है। 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु वाले आज जो व्यापारियों को मेड़ावा जो चल रहा है कापड़िया नाट्य मंदिर में, तो इसमें खंडेलवाल जी जो आए, उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है उसके हिसाब से जो है कोविड के बाद व्यापार की तस्वीर बदलने वाली है। क्या औरंगाबाद शहर और ज़िला में आने वाला जो समय है व्यापारियों का, वो बहुत सारा बदलाव दिखाई देगा उसमें? जरूर। आज इस भव्य व्यापारी मेला का आयोजन आज हमने औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ, महाराष्ट्र चेंबर एवं साथ में मराठवाड़ा चेंबर, इसके और कैट जो है उसके संयुक्त तत्वाधान में आज हमने यहाँ पर एक औरंगाबाद में व्यापारी मेड़ावा रखा था। इस व्यापारी मेड़ावे में हमारे देश की जो कैट संगठन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महामंत्री श्रीमान खंडेलवाल साहब, ये आज यहाँ पधारे, हमारी विनती को मान दिया। उनका मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने जो कुछ बातें आज यहाँ पर हमारे को बहुत अमूल्य ऐसा मार्गदर्शन किया है, व्यापार कैसा बदलने वाला है, आने वाले समय में व्यापार की दिशा किस ओर जाने वाली है, उस दृष्टिकोण से उनका जो भी मार्गदर्शन हमें मिला है, महाराष्ट्र चेंबर की तरफ से मार्गदर्शन मिला है, मराठवाड़ा चेंबर की तरफ से मार्गदर्शन जो मिल रहा है, उस दृष्टिकोण से हम भी हमारे सभी व्यापारी भाइयों को, मैं औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ का अध्यक्ष इस नाते का आह्वान करता हूँ कि अपने को अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे व्यापारी जो है अभी पुराने पारंपरिक तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको हमारे को बदलाव इस प्रकार से लाना पड़ेगा जैसा इंडस्ट्री चलती है, कारपोरेट सेक्टर चलता है, कारपोरेट सेक्टर के हिसाब से हमारे ट्रेड के अंदर भी हम कारपोरेट पद्धति के हिसाब से हमारा ट्रेड हम आगे से चलाने की कोशिश हम करने वाले आने वाले 2-3 साल में आपको बदलाव नजर आएगा। जैसा भी उन्होंने कहा है कि कुछ सालों के अंदर सब डिजिटलाइजेशन होने वाला है, तो हम कार्यशाला, विविध कार्यशाला, हमारे व्यापारी जो पुराने कुछ हमारे व्यापारी हैं जिनको डिजिटलाइजेशन के ऊपर व्यवहार करना अगर नहीं आता है, उनको भी हम डिजिटलाइजेशन सिखाने वाले हैं। एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन की जो कार्यशाला है उसके ऊपर हमारे जयंत देवड़ानकर जी और हमारे महामंत्री काम कर रहे हैं, शिवशंकर स्वामी जी और हमारी सारी टीम उसके लिए काम कर रही है। जगह जगह हम कैंप ले रहे हैं। वैसे ही हम हमारे जो लेबर है उनको भी ट्रेनिंग जो है स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत, स्किल डेवलपमेंट में हमारे कलेक्टर ऑफिस में कल ही मीटिंग हुई थी, उसमें स्किल डेवलपमेंट के अंदर हम उनको कैसा प्रमोशन करना है, मार्केटिंग कैसा करना है, आपको सेल्समैनशिप कैसी करनी है, इस तरीके की ट्रेनिंग भी हमारे कर्मचारी को भी दे रहे हैं। हमारे व्यापारियों को भी डिजिटलाइजेशन के बारे में हम सिखा रहे हैं। आने वाले टाइम में बैंकिंग पद्धति में भी बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, उसको हमारे को स्वीकारना पड़ेगा और उस दृष्टिकोण से हम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तालुका जैसा कि पैठण है, गंगापुर है, वैजापुर है, कन्नड़ है, सोयगांव है, सभी तालुके के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उस साथ में हमारे जालना, परभनी, उस्मानाबाद
और हिंगोली और बीड़ माजलगांव से सभी व्यापारी भाई यहाँ पर आए हैं। बहुत बड़ा ऐसा का व्यापारी मेला हुआ है और ये सब हमारी व्यापारी एकता का परिणाम है और उसके लिए मैं सब व्यापारी भाइयों का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय व्यापार। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशनचे महासचिव श्री प्रवीणजी खंडेलवाल हे इथे आलेले आहेत। त्यांचा फार मोठा अनुभव आहे आणि व्यापाऱ्यांचे आज चाललेले विविध प्रश्न असतील, ऑनलाईन व्यापार असेल, व्यापाऱ्यांसाठी मिळणाऱ्या सुविधा असतील, व्यापाऱ्यांसाठी येणाऱ्या अडीअडचणी असतील आणि जागतिक लेवलवर व्यापाऱ्यांना कसं स्पर्धेत उतरावं या संबंधामध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी ते इथे आलेले आहेत। प्रश्नोत्तराच्या निमित्ताने आम्ही विविध प्रश्न आपल्या व्यापाऱ्यांचे त्यांच्यासमोर मांडले आणि तेवढ्याच ताकदीने, तेवढ्याच अनुभवाने आणि तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने त्यांनी उत्तर दिले। आता ई कॉमर्स आपण म्हणतो सातत्याने किंवा जागतिक कंपन्यांचं हे देतो, त्यांनी एक सुंदरसं उदाहरण दिलं की आपल्या इथलं हल्दीरामचा भुजियावाला हा ते म्हणे एका बाजारामध्ये त्यांच्या परिचयाचे असल्याने ते उदाहरणसह सांगत होते, बाजारामध्ये भुजिया तळूनसनी विकणारा माणूस गेल्या 25 वर्षाच्या कालखंडामध्ये जगभर प्रसिद्ध होऊन सर्व जगभरात त्यांचे काय म्हणता येईल त्याला आउटलेट झालेले हल्दीरामच्या प्रत्येक वस्तू जगात मिळत आहे। सांगायचं तात्पर्य असं की त्यांनी भरपूर अशी उदाहरण दिलं की आपल्यामध्ये क्षमता आहे, आपल्यामध्ये त्या कॅपॅसिटी आहे, परंतु आपण आणि आपलं सरकार यात काही गोष्टींमध्ये अडीअडचणीत येतं, परंतु आपलं स्वतःचं मनोबल, धैर्य आणि जेवढी मोठी भूक, करोडपती, अब्जोपती जग काबीज करायचं किंवा मोठा व्यापार करायचा अशा जर धारणा आपण ठेवल्या तर निश्चितपणे आपण सुद्धा पुढे जाऊ शकू। असं मनोबल वाढवणाऱ्या घटनाक्रम त्यांनी आम्हाला सर्वांना सांगितला। निश्चित प्रवीणजी खंडेलवाल यांनी जे काही मार्गदर्शन केलं, इथले काही व्यापाऱ्यांमध्ये निश्चित प्रमाणात काही व्यापारी अशा प्रकारचे घडतील जे जागतिक लेवलवर पोहोचतील अशी मला अपेक्षा आहे। आजच्या व्यापाऱ्यांना जिल्ह्याभरातील व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले, त्यांचे सर्वांचे आभार। मी जगन्नाथ काळे, माजी अध्यक्ष औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघ। सध्या कांद्याचे दर हे पडलेले आहे, कांदा सध्या 1 रुपया 2 रुपये किलोला चाललेला आहे। निश्चितपणे कांद्याच्या भावाला शेतकऱ्यांना अडचणी चाललेल्या आहेत आणि मागे सुद्धा मी एकदा मार्केट कमिटीमध्ये राज्याचे मंत्री महोदय आलेले असताना आणि आम्ही पणन मंडळाला व सरकारला पत्र लिहिलेलं आहे की जेव्हा अशी वेळ काळ येते, कांदा असेल, टमाटा असेल, याचे भाव पडतात आणि हे फेकून द्यायची वेळ काळ येतो, प्रत्येक मार्केट कमिटीमध्ये अशा काळामध्ये अशा व्हेजिटेबल किंवा फ्रूट प्रोसेसिंगचे युनिट्स लावले पाहिजे, म्हणजे कमीत कमी तो शेतकऱ्याचा आज 2 रुपये किलो विकणारा कांदा किमान खर्च 10-15 रुपये किलोने घेऊन प्रोसेस करून त्याची जबाबदारी सरकारने हे कंपल्सरी केलं पाहिजे। प्रत्येक राज्यामध्ये किंवा जिल्ह्यामध्ये तालुका असलेल्या मार्केट कमिटीने अशा वेळेस जेव्हा जेव्हा अडचणीत शेतकरी सापडतो त्यावेळेस पुढे त्याला मदत करायची। जशी कापूस एक अधिकारीशाही योजना होती, जेव्हा कापसाचे दर पडायचे कापूस एक अधिकारीशाही योजनेमध्ये त्याची खरेदी केली जायची आणि जेव्हा चांगले दर मिळायचे तर शेतकऱ्याला मुभा होती की तो बाहेर सुद्धा विकू शकत होता। अशा प्रकारचं निश्चित कांद्याच्या दरात आम्ही पुन्हा याचा पाठपुरावा करू। येत्या काही काळात मला वाटतं महाविकास आघाडीचं सरकार निश्चित शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करणारं सरकार असल्या कारणाने ते अशा प्रकारचे पाऊल उचलतील आणि आमचा कांदा उत्पादक शेतकरी असेल, कधी कधी टमाट्याचे भाव पडतात तो शेतकरी असेल, कधी आणखी काही भाजीपाल्याचे भाव पडतात, याचे प्रोसेसिंग युनिट्स प्रत्येक मार्केट कमिटीमध्ये लावणं कंपल्सरी होईल आणि शेतकऱ्याला एक दिलासा मिळेल। नेमकं कमी होण्याचं कारण काय? आज एका व्यापाऱ्यानं 7.5 क्विंटल कांदा मार्केटमध्ये आणला, त्याला मिळाले त्यामध्ये 739 रुपये, 100 रुपये भावानं। त्याला ते जे न्याय असते ती 35 रुपये, सोलाई 17 रुपये, वराई 34 रुपये, अशी टोटल तिचं सगळं झालं भाडेगिडं धरून 765 रुपये आणि त्याला मिळाले 39। म्हणजे नेमकं कारण काय असेल? कारण हे तर साधं सिंपल लॉजिक आहे। तुम्ही पत्रकार आमच्यापेक्षा हुशार आहेत। डिमांड आणि सप्लाय याच्यावर दुनिया चालते। तर डिमांड आणि सप्लाय जो असतो तर ते मागणी आणि पुरवठा जादा कमी झाला तर त्यावेळेस अशा अडीअडचणी येतात आणि निश्चित आपल्या इथे नियोजनबद्ध कार्यक्रम नसल्यामुळे आणि शेतकरी बी एखाद्या वस्तूत खूप भाव मिळाल्यामुळे त्याच्या पाठीमागं जातो, निश्चित तो त्याचा हक्क आहे, परंतु
इतर देशांमध्ये आता एवढं डिजिटलायझेशन, ड्रोन कॅमेरे, पूर्ण जमिनीचं हे होऊ लागलं, त्या पद्धतीने सरकारने, राज्य सरकार असो, केंद्र सरकारने असो, त्या शेतकऱ्यांनी कोणती वस्तू किती प्रमाणात लावा. इस्रायलला जा, एखाद्या शेतकऱ्याकडे 100 एकर जमीन असेल, त्याची इच्छा असेल, ऊसाला खूप भाव, मी 100 एकर ऊस लावतो, सरकार लावू देत नाही. सरकार ठरवतं 100 एकरमध्ये तुला ऊस फक्त 50 एकर लावता येईल, मोसंबी 10 एकर, कांदा 5 एकर, अमुक 10 एकर, त्याचे असे चॉईस घेतल्या जातात, त्या पद्धतीत लावतात. म्हणून त्या देशातले भाव टिकून राहतात आणि शेतकऱ्याला फायदा होतो. अशा प्रकारचं आमची मागणी राहील. कृषी बाजार समिती सभापती या नात्याने केंद्र सरकारला अशा प्रकारचं शेतीचं मोठं प्रमाणातलं नियोजन देशभरातलं झालं पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला शेतकऱ्याला असं अडीअडचण येणार नाही, असा प्रकार होता. सध्या शेतकरी रोडावर कांदा पिकून देते, त्याबद्दल ते शेतकरी आत्महत्या करतात. अशा शेतकऱ्यांना आपण काय सांगू इच्छिता? मी शेतकरी बांधवाला हेच म्हणाल, आत्महत्या कोणी करू नये, कारण आत्महत्या करणं हे काही जीवनाचं सार्थ नाही आहे. निश्चितपणे येणाऱ्या अडीअडचणीला आपण सामोरे जाऊ, त्यातले मार्ग काढू, कोणत्या न कोणत्या प्रकाराने पुन्हा कसं चुकलो, कसं उठलो, ह्या गोष्टीमध्ये सुधारणच चालू आणि विविध प्रकारच्या वेगळ्या पद्धतीने आपण त्याला मात केली पाहिजे. पण चुकूनही माझ्या कोणत्याही शेतकरी बांधवाने आत्महत्याचं असं टोकाचं पाऊल उचलू नये, अशी मी त्यांना विनंती करतो. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।